तो मान लो कि आप पैसिफिक महासागर के बीचों बीच हो, तो आपको चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा। ये महासागर तो इतना बड़ा है कि उस पर अगर आप प्लेन से जा रहे हो तो भी वहाँ से पृथ्वी के कर्वेशन में भी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लेकिन शुक्र है कि एक हद के बाद हमारे यहाँ जमीन मौजूद है। पर सोचो कि आप एक ऐसे प्लेनेट पे चले जाते हो जहाँ पर जमीन है ही नहीं, यानी कि इस पूरे ग्रह पर बस महासागर ही मौजूद है। ये पूरा ग्रह पानी का बना है, तो आपको कैसा महसूस होगा? GJ1214b ये ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर चारों ओर बस पानी ही पानी मौजूद है। इस ग्रह पर जमीन है ही नहीं और यहाँ के महासागर बहुत डीप है। थोड़ी बहुत छोटी सी लैंड है, लेकिन पानी के अंदर है, बहुत ही अंदर, और उससे हजारों किलोमीटर ऊपर तक बस पानी की ही सतह है। और इसकी इसी खूबी के कारण इस ग्रह को हमारे वैज्ञानिकों ने द वाटर वर्ल्ड नाम दिया है। नंबर 9, हबल ने हमें दिखाया कि हमारी गैलेक्सी के छोर पर एक ऐसा ग्रह भी है जिसकी उम्र करीब 13 अरब वर्ष है। मतलब ये ब्रह्मांड की उम्र से बस थोड़ा ही छोटा है। इस ग्रह का जन्म ब्रह्मांड के जन्म से कुछ ही समय बाद हुआ था और ये ग्रह अब तक का हमने खोज निकाला ब्रह्मांड का सबसे बुरा और पुराना ग्रह है। नाम है PSR B162026b। ये हमारी पृथ्वी से भी करीब 8.5 अरब साल पुराना है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 12,450 प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व हमारे गुरु ग्रह से दोगुना है। नंबर 8, दोनों साइड से विपरीत वातावरण वाला एक एलियन प्लेनेट। दोस्तों हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ग्रह है जिसे कुछ हद तक हैबिटेबल कह सकते हैं और वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पर एलियन होने की संभावना है। ग्रह का नाम है ग्लिट्स 581c। पर दोस्तों ये ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी अलग है। ये ग्रह एक लाल तारे के चक्कर लगा रहा है, इसलिए इस ग्रह के सरफेस पर उसके वातावरण में सूरज का पूर्णतः लाल प्रकाश दिखाई देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ग्रह खुद की दूरी पर नहीं घूम रहा है, इसलिए अपने तारे के चक्कर लगाने के टाइम इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने मातृ तारे की ओर रहता है और आधा हिस्सा ब्लैक, डार्क या अंधेरे में रहता है। इसे टाइडली लॉक प्लेनेट कहते हैं और इसीलिए इस ग्रह पर आधे हिस्से में हमेशा के लिए दिन रहता है और आधे हिस्से में हमेशा के लिए रात बनी रहती है। और इस वजह से इसका जो हिस्सा तारे के सामने रहता है उस पर इतनी गर्मी बनी रहती है कि किसी भी जीव को पल में जलाकर खाक कर दे, और डार्क हिस्से में इतनी ठंड रहती है कि वो किसी भी जीव को जमा दे। तो दोस्तों अब आप ये सोचोगे कि इस पर जीवन कैसे पॉसिबल है। हमारे वैज्ञानिक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस ग्रह पर एलियन की मौजूदगी हो सकती है। तो दोस्तों दरअसल इस ग्रह पर एक हिस्सा ऐसा भी है जो ठंडी और गर्मी के बीच में है, जहाँ पर टेम्परेचर मध्यम या जीने लायक है। और इस ग्रह का ये बीच वाला हिस्सा उसके पूरे सर्कल में मौजूद है और इसे हैबिटेबल जोन कहेंगे। और ये हैबिटेबल जोन का पूरा विस्तार ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कि तारे हैं और ये ग्रह 3 तारों का चक्कर लगाता है। और दोस्तों इसीलिए इस ग्रह की इसी खूबी के कारण इस ग्रह पर ब्रह्मांड के 3-3 सूर्योदय और 3-3 सूर्यास्त दिखाई देते हैं। नंबर 5, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। पृथ्वी से 400 लाइट ईयर दूर केपलर 438b नाम का एक प्लेनेट है और इस ग्रह की खास बात यह है कि ये ग्रह पृथ्वी से बहुत हद तक समान है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से पृथ्वी की समानता अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स के द्वारा तय करते हैं और इस इंडेक्स के अनुसार 1 मतलब पूरी तरह से समान होना और 0 मतलब बिल्कुल भी समान न होना। और इस ग्रह का पृथ्वी के साथ समानता का इंडेक्स 0.88 है और इसलिए ये ग्रह समुद्र, जमीन और कई हद तक जीवन के मामले में भी पृथ्वी से समान हो सकता है। साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर एलियन लाइफ होने की संभावना है। नंबर 4, एक ऐसा ग्रह जहाँ होती है कांच की बारिश। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लेनेट है जहाँ पर कांच की बारिश होती है। जी हाँ, कांच के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं वहाँ पर। HD 1897733b ये ग्रह हमारी पृथ्वी से महज 63 लाइट ईयर दूर है, पर इतना खतरनाक है कि वहाँ पर कोई टेक नहीं सकता। वहाँ पर कांच की बारिश गिरती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में इस ग्रह का एटमॉस्फेयर सिलिका के पार्टिकल्स से बना है और यही पार्टिकल्स इस ग्रह पर कांच जितनी तीक्ष्ण बारिश करने के लिए जवाबदार है। दोस्तों इतना ही नहीं, इस ग्रह पर हवा भी ऑलमोस्ट 8500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये स्पीड सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है ना ये ग्रह अनबिलीवेबल। सोचो जरा, आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ पर बारिश कांच के रूप में गिर रही है और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से भी फास्ट। भाई इसे तो सोचने से ही कपकपी छूट जाती है। इस ग्रह को उसके नजदीकी स्पेस में आउटर एटमॉस्फेयर से देखा जाए तो ये ग्रह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, लेकिन ये अंदर से बहुत ही खतरनाक है और इसका टेम्परेचर भी करीब +900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नंबर 3, अगर आपको ब्रह्मांड में होने वाले कांच की बारिश से ताज्जुब हुआ है तो इससे भी बड़ा अजूबा है ब्रह्मांड में, जहाँ पर होती है पत्थरों की बारिश। कोरॉट 7b। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी से सिर्फ 489 प्रकाश वर्ष दूर ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर बारिश पानी की नहीं, सिलिकॉन की नहीं, कांच की नहीं, लेकिन पत्थरों की बारिश गिरती है। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह पर बारिश के रूप में पत्थर बरसते हैं
क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 1900 से 2009। 16 जुलाई साल 1945 सुबह थी, लेकिन सूरज अभी तक पूरी तरह उगा नहीं था और अमेरिका में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में वैज्ञानिक खामोशी से एक मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और फिर सुबह 5:30 पर वो हुआ जिसे देखकर इंसान खुद डर गया। एक जोरदार धमाका जिससे जमीन हिल गई, आसमान लाल हो गया और एक बड़े धुएं ने गुब्बारे की तरह बीच में से एक चमकदार आग का गोला उबला और एक मशरूम जैसा बादल बन गया। ऐसा लगता था कि मानो साक्षात सूरज ने खुद धरती को छू लिया हो। और ये नजारा देखकर रॉबर्ट ओपनहाइमर को गीता का एक श्लोक याद आ गया, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसार का संहारक। ये धमाका तो सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन इसके ठीक 20 दिन बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त साल 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर यह नया आविष्कार कहर बनकर टूट पड़ा। और इसमें एक ही पल में जापान के 1.5 लाख से ज्यादा लोग भाप बनकर हवा में उड़ गए। और अगले 2 महीने में रेडिएशन के कारण मरने वालों की संख्या इससे 2 गुना ज्यादा हो गई और उसके बाद कई सारे लोगों को कैंसर, हैंडीकैप और शारीरिक बीमारियां हुई। ये तबाही देखकर जिस फिजिक्स के E=mc² सूत्र से रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यह परमाणु बम बनाया था, उस सूत्र के रचयिता यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जापान पर हुए हमले की खबर सुनकर दिन भर रोए थे। और इंसानियत ने पहली बार देखा कि विज्ञान जब अपनी संवेदना खो देता है तो वो राक्षस बन जाता है। जापान पर कहर बरसाने वाले 2 न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि लिटिल बॉय और फैटमैन थे, जिसमें लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था और फैटमैन में प्लूटोनियम का। और ये दोनों ही तत्व बहुत ही खास है क्योंकि ये फिशन प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में होता ये है कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को जब न्यूट्रॉन से टकराया जाता है तो ये फट जाते हैं और फटते ही ये बहुत ही तेज और अधिक ऊर्जा के साथ न्यूट्रॉन्स को छोड़ते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में जब एक परमाणु टूटता है तो एक छोटे से परमाणु के अंदर से भी बहुत ही तेज ऊर्जा निकलती है और साथ ही उनमें से निकलते हैं कई और न्यूट्रॉन्स जो बाकी परमाणुओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और वो परमाणु और ऊर्जा के साथ और न्यूट्रॉन्स पैदा करते हैं और वो न्यूट्रॉन्स और परमाणु। इस प्रकार प्रचंड ऊर्जा का ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है जब तक यूरेनियम का संपूर्ण मास खत्म नहीं हो जाता। और इसी को कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही तो लिटिल बॉय का डिजाइन एक गन जैसा था जिसके भीतर 2 टुकड़े थे, एक था सब क्रिटिकल मास और दूसरा सुपर क्रिटिकल मास। दोनों को ही चुस्त रूप से अलग अलग रखा गया था ताकि बम फटने से पहले खुद ही आपस में विलय होकर ना फट जाए। अब जैसे ही इस बम को गिराया गया उसके पीछे लगे फिन्स उसे बैलेंस करने लगे, अंदर लगी बैटरी चालू हुई, सर्किट एक्टिव हुई और जब ये बम फेंकने के बाद जमीन से 1900 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा तो ट्रिगर ऑन हो गया और एक छोटा सा स्पार्क हुआ, जिस स्पार्क ने उसकी बैग में भरे कोरोडिएट पाउडर को जलाया और वो फटा और टंजेशन कार्बाइड डिस्क 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उससे आगे के बॉक्स में रखे एनरिच यूरेनियम 235 के क्रिटिकल मास से टकराई। और ऐसा होते ही क्रिटिकल मास की वैल्यू ट्रिगर हो गई और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स इंजेक्ट करना शुरू हो गए और फिजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस फिजन की प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद चेन रिएक्शन शुरू हो गया। एक पल और फिर सब कुछ खत्म। इसमें से ऊर्जा इतनी ज्यादा निकली कि 12,000 फीट का आग का गोला बना जो पूरे 60,000 फीट तक हाइट में ऊपर तक गया और जिसका तापमान था करीब 6,500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सूरज की सतह जितना। और इस इतने बड़े विस्तार में जितने भी इंसान थे वो भाप बनकर उड़ गए, हड्डियां भी नहीं बची। और ये धमाका सिर्फ गर्मी नहीं लाया बल्कि आग की रफ्तार से शॉक वेव भी लाया। उसके आसपास की सभी इमारतें भी ध्वस्त हो गई और करीब 4 किलोमीटर का इलाका तो उसी वक्त भस्म हो गया। लेकिन जो रेडिएशन निकला वो एक अदृश्य जहर था जो कई 100 किलोमीटर में फैलता रहा और हफ्तों तक, महीनों तक और पीढ़ियों तक अपनी असर फैलाता रहा। ये बम सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये इंसानियत के मुंह पर एक जोरदार चाटा था। हिरोशिमा और नागासाकी में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उसके बाद कई लोग विकलांग, खामी वाले और बहुत ही क्रिटिकल पैदा होते गए। ओपनहाइमर ने अपनी इस रचना पर पछतावा व्यक्त किया और वो जीवन भर पछताता रहा। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इसके बाद दुनिया के प्रत्येक मंच पर जाकर ये समझाया कि इस बॉम्ब को रोक दिया जाए, लेकिन विज्ञान की आवाज को राजनीति ने हमेशा के लिए दबा दिया। आज दुनिया के पास करीब 12,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उस वक्त के न्यूक्लियर बॉम्ब से तो हजारों गुना ज्यादा घातक। और आज दुनिया के करीब 10 देश इस राक्षस को अपनी गोद में पाल रहे हैं। ये ऐसा है मानो एक हाथ में खुला पेट्रोल लेके और दूसरे हाथ में चिंगारी को लेकर घूमना।
कब इन दोनों का मिश्रण हो जाए पता भी ना चले। आज 80 साल हो गए हैं, लेकिन हर देश इस राक्षस से डरता है। हिरोशिमा और नागासाकी के उस इंसिडेंट के बाद इस राक्षस को किसी भी देश ने आज तक चलाया नहीं है, बस इससे डराया है। लेकिन क्या आज हम इतने समझदार हो गए हैं कि इसे भविष्य में भी नहीं चला पाएंगे, या फिर बस किस्मत अब तक हमारा साथ दे रही है? ये कहानी एक विज्ञान कथा नहीं, लेकिन हकीकत है। और सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि क्या हमें इस दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों बने रहे ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेज के लिए द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।